शो में अरबों रुपए का स्कैंडल सामने आ गया। सोलर पैनल की दरामद के बहाने मनी लॉन्ड्रिंग का इंकिशाफ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में ब्रीफिंग। 69 अरब रुपए की ओवर इनवॉइसिंग की गई। मुलव्विस अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, ओवर द ईयर्स पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में मसाइल जो दरपेश हैं, पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं, इस हवाले से हुकूमत ने टारगेट रखा कि बाय 2030 यानी 2030 तक 30% जो एनर्जी है वो सोलर पैनल्स के थ्रू जो है पाकिस्तान में आ सके। और इस हवाले से इस सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान के टैक्सेशन रिजीम में भी कुछ मुस्बत तब्दीलियाँ की गई। इसको फैसिलिटेट करने के लिए कि लोग नेट मीटरिंग या सोलर पैनल्स और अपने घरों में भी सोलर के जरिए बिजली पैदा कर सकें। लेकिन इस सूरत हाल में जो इम्पोर्ट्स के फिगर्स रहे उसकी तफसीलात पहले हम आपके सामने रखते हैं। हमने देखा ये कि माली साल 2017 में जहाँ ये इम्पोर्ट्स तकरीबन $1 अरब के थे, वहाँ माली साल 2019 में ये बढ़कर $1.8 अरब तक पहुँच गए। और फिर माली साल 2022 भी आया जहाँ पर ये इम्पोर्ट्स बढ़कर $2 अरब हो गए। और अगर हम इसे इक्विपमेंट के हिसाब से देखें तो दिस टर्न्स अराउंड टू बी अराउंड 2.4 GW यानी गीगावाट इक्विपमेंट जो है इतना इंपोर्ट किया गया। और फिर माली साल 2023 जब इंपोर्ट कर्व्स जुलाई 2022 से शुरू हो गए थे और उसके बाद ये जो हजम है गिर के दोबारा $1 अरब हो गया, यानी वहीं पर आ गया जहां माली साल 2017 में था। तो ओवर द ईयर्स $1 बिलियन से लेकर तकरीबन $2.5 अरब तक के जो इंपोर्ट्स हर साल एनुअली जो है इसमें विटनेस किए गए। अगर जिस तरह मैंने कहा कि सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी के हवाले से भी इनको खास रिलीफ इनको हासिल है। जो बजट भी था, सीलेंट फीचर्स थे उसके, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 उसमें माली साल 2022-23 में ये शिक रखी गई। रिलीफ मेजर्स में जो छठी शिक थी कि इंपोर्ट एंड सप्लाई ऑफ सोलर पैनल्स पीवी मॉड्यूल हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेल्स टैक्स, तो इसको सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना दिया गया, कस्टम ड्यूटी से इस्तिस्ना दिया गया। अगर मजीद इंपोर्ट के डेटा को हम उसमें और एलैबोरेट करें या उसकी डिटेल में या डिग आउट करें तो हमें अंदाजा होता है कि जनवरी 2014 से लेकर अप्रैल 2023 तक का जो डेटा है उसके मुताबिक तकरीबन जो शिपमेंट्स हैं नंबर, उनकी तादाद 12 लाख से ज़्यादा है। 12,24,640 शिपमेंट्स जो हैं सोलर पैनल्स की पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई हैं। और ये अगर मंथली डेटा इसका देख सकें, ख़ासतौर पे हम दिसंबर से शुरू करें तो साल दिसंबर 2022 में 13,000 शिपमेंट्स, जनवरी 2023 में तकरीबन 15,000, फरवरी 2023 में तकरीबन 12,000, मार्च में 16,000 और फिर अप्रैल में ये गिरकर दोबारा 8,136 हो जाती हैं। तो ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि सोलर पैनल की डिमांड जो है उसमें सिवाय माली साल 2023 के मजमूई तौर पर इसकी इंपोर्ट्स में इजाफा होता रहा है। अब यहां पर कैच कहां पर आता है? होता यह है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक ट्रांजैक्शन पकड़ता है और ये ट्रांजैक्शन ब्राइट स्टार बिजनेस सॉल्यूशंस नामी एक कंपनी की तरफ से होती है। ये बेसिकली 14 अरब रुपए एक बैंक अकाउंट में जमा होते हैं थ्रू कैश। और उसके अलावा भी देखा जाता है कि तकरीबन 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज्यादा की जो डिपॉजिट्स हैं इस बैंक अकाउंट में इस कंपनी के कैश ट्रांसफर्स के थ्रू सिंगल ट्रांजैक्शन में जो है वो डिटेक्ट होते हैं। और फिर ये जो FMU यानी जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है उधर भी अलार्म बेल्स बजती हैं। उसके जरिए FBR जो है वो सुराग लगाता है कि ये 14 अरब रुपए क्यों इस कंपनी के अकाउंट में आ रहे हैं। उसके बाद जब मजीद तफसीलात होती हैं तो FBR अक्टूबर 2022 में जो PCA है वो एक ऑडिट करता है और इस ऑडिट में मजीद तफसीलात सामने आती हैं कि एक नहीं बल्कि 2 कंपनी, एक ब्राइट स्टार बिजनेस सॉल्यूशंस और एक फिर MS मूनलाइट ट्रेडर प्राइवेट लिमिटेड, और दोनों का ताल्लुक पेशावर से। और दीज 2 इंपोर्टर्स वर इन्वॉल्व्ड इन ओवर इनवाइसिंग। बताया यह जाता है कि मजमूई तौर पर इन कंपनीज की तरफ से तकरीबन 72 अरब रुपए पाकिस्तान से बाहर ट्रांसफर किए जाते हैं इन कनेक्शन विद सोलर पैनल इंपोर्ट्स। सिर्फ 2020-21 में जब FBR को जब ये पता चलता है समय पहले जिसके जरिए ये ऑडिट शुरू होता है तो उसमें बताया जाता है कि सिर्फ माली साल 2020 दो इंपोर्टर्स की तरफ से तकरीबन 20.4 अरब रुपए की जो पेमेंट्स हैं पाकिस्तान से बाहर भेजी जाती हैं और उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग इनके इनकम टैक्स निल है, यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया गया, जमा नहीं कराया गया और इसके बावजूद 20 अरब रुपए इनकी तरफ से भेजे गए रेमिटेंसेस में। और जब मजीद
है कि 14 अरब रुपए के कैश डिपॉजिट्स हैं, 1-1 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस हैं कैश की जो इनके बैंक में जमा हुए हैं। और फिर दोनों कंपनीज के ऑफिस जो एक साथ ही कहा जाता है कि इनकम टैक्स से लगता है कि एक ही ओनर के हैं और दोनों डमी कंपनीज हैं। मजीद तफसीलात सामने आती है तो पता चलता है कि 1-2-20 अरब नहीं बल्कि 72 अरब रुपए की पेमेंट्स यहां से ट्रांसफर हुई हैं 16 पर। और उसकी एवज पाकिस्तान में वही सोलर पैनल जो इंपोर्ट किए गए उनकी कीमत जो रखी गई वो 45 अरब रुपए है। इस तरह से ओवर इनवॉइसिंग के जरिए पाकिस्तान भेजा गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस रिपोर्ट में ये तफसीलात भी सामने आती हैं कि जो पैसा बाहर भेजा गया उसमें लेयरिंग का शुबा भी एफबीआर को हुआ, क्योंकि फर्दर ये उसमें मजीद सामने आता है कि जो जिन ममालिक को पैसा भेजा गया उसमें सिंगापुर, यूएई और इसके अलावा दीगर ममालिक शामिल हैं, जबकि जो इंपोर्ट किया गया तो ये सारी तफसीलात सामने आती हैं। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास होता है। इस इजलास में सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में एक ब्रीफिंग दी जाती है और जो डॉक्यूमेंट अभी आप स्क्रीन में सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है जो आपको हमने आप दिखा भी रहे हैं, इसका कुछ सीधा नुकात आपके सामने रखते हैं। इसे बताया जाता है कि इंपोर्टर्स ने जिन ममालिक से सोलर पैनल दरामद किए वहां सोलर पैनल, जैसा मैंने कहा कि पेमेंट्स जहां गई हैं वहां सोलर पैनल बनते नहीं। तकरीबन 70 बिलियन 69 बिलियन की जो है ओवर इनवाइसिंग का इल्जाम है। मुलविस अफराद के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई, ये ब्रीफिंग दी गई। और ये 69 बिलियन के जो दरामदी सोलर पैनल हैं इनको मार्केट में 45 अरब रुपए बेचा गया और सोलर पैनल एक मुल्क से दरामद किए गए और अदायगी दूसरे मुल्क से की गई, ऐसी लेकिन नहीं लिया गया। और स्कैंडल में मुलविस दो बड़े इंपोर्टर्स जो हैं दोनों का ताल्लुक पेशावर से, और स्कैंडल में मुलविस अनासर के खिलाफ एंटी कार्रवाई की जाएगी और एफबीआर को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई जारी रखने की हिदायत की गई है। सारे स्कैंडल में बैंक्स का किरदार भी अहम है, इस रिपोर्ट के मुताबिक भी जांच रहा है। तो ये तो जिसे कहा जाए नाज़रीन, ये बेसिक फैक्ट्स हैं जो मैं अभी आपके सामने रख रहा हूं। जो असल ऑडिट रिपोर्ट थी पे थोड़ा आपको लेकर चलते हैं, लेकिन उससे पहले इंपोर्ट्स का ब्रेकअप एक बार फिर आपको दिखाते हैं। मैंने आपको माहाना इंपोर्ट शिपमेंट्स अप्रैल 2014 से अप्रैल 2023 के दरमियान 12 लाख शिपमेंट्स कुछ इस तरह के नंबर्स दिए हैं और आपको इंपोर्ट फिगर्स दिए एनुअल। लेकिन अगर हम इस इंपोर्ट का मजीद ब्रेकअप करते हैं तो हमें पता ही पे जून 2023 एक मिसाल हम लेते हैं एक माह की, तो उसमें अंदाजा होता है कि अगर टोटल इंपोर्ट $61 बिलियन के थे सोलर पैनल के और इन इंपोर्ट्स में 30% जो इंपोर्ट्स थे वो मैन्युफैक्चरर्स ने शिप किया था, यानी शिपमेंट जो थे वो मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से आए थे। और $42 मिलियन यानी 68% जो शिपमेंट्स या थर्ड पार्टीज जो कि मोस्टली काउंटरफीट थे या अगेंस्ट डिफर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स विद हवाला ट्रांसफर्स, यानी जो स्पेसिफिकली मेजॉरिटी पेमेंट्स हुई वो हवाला ट्रांसफर्स पेमेंट्स थी और ये ज्यादातर ट्रेडर्स या थर्ड पार्टीज की तरफ से हुई। ऑलमोस्ट 68% जो शिपमेंट्स इंपोर्ट किए गए वो ट्रेडर्स की तरफ से किए गए, मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से सिर्फ $32 मिलियन यानी $19 मिलियन के ये इंपोर्ट थे। मजीद इस ऑडिट रिपोर्ट की तरफ आते हैं तो इससे पता चलता है कि ये सिर्फ दो इंपोर्टर्स नहीं थे। ये तफसीला जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये पीसीए साउथ की ये वो रिपोर्ट है जिस बुनियाद पे फिर ये कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ी। इसमें पता चलता है कि तकरीबन 6232 गुड डिक्लेरेशंस इंपोर्टर्स की जिनका टोटल ऑडिट फाइंडिंग सामने आती है और उससे पता चलता है कि 39 इंपोर्टर्स ऐसे हैं जिनकी इनकम टैक्स डिक्लेरेशन और उनकी इंपोर्ट वॉल्यूम में कोई कोरिलेशन नहीं था। मिसाल के तौर पे तकरीबन 39 इंपोर्टर्स ऐसे थे जिनकी टोटल फाइनेंशियल वर्थ 14.7 अरब रुपए थी, जबकि इंपोर्टेड किए थे उनकी तादाद 201 अरब रुपए थी, या 14 अरब रुपए उनकी नेटवर्थ थी। ये जो रिपोर्ट थी पीसीए साउथ की उसके मुताबिक 201 अरब रुपए के उन्होंने सोलर पैनल इंपोर्ट किए थे। तो ये मामला दो इंपोर्टर्स का नहीं बल्कि 39 इंपोर्टर्स में देखा गया। इसी तरह तकरीबन 44 जो उनके बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शंस को स्क्रूटनी की गई और उसमें हैवी कैश डिपॉजिट सामने आए। तकरीबन 47 अरब रुपए के डिपॉजिट्स थे, दैट इज ऑलमोस्ट 20 बैंक डिपॉजिट्स वर्थ 193 बिलियन रुपीस, यानी तकरीबन 200 अरब रुपए के बैंक डिपॉजिट्स थे जिनमें 47 अरब रुपए के डिपॉजिट सिर्फ 44 इंपोर्टर्स की तरफ से। 40 अरब रुपए के अगर मैं और आप यहां से 1 से 2 लाख रुपए भी बैंक में जमा कराते हैं या निकालते हैं तो हमसे केवाईसी की जाती है, सवालात किए जाते हैं कि कहां से पैसा, अगर किसी के अकाउंट में जमा करा रहे हैं तो उससे बाकायदा बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस करता है, निकाला जा रहा होता है तो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है। लेकिन यहां तकरीबन 44 अरब रुपए के कैश
40 अरब रुपए के तकरीबन जो है वो हुए। इसी तरह से ये पता चलता है कि जो ईयरली क्वांटम ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस वाज ऑलमोस्ट 20 मिलियन, यानी 2 करोड़ ऐसे थे जिनकी रेमिटेंसेस 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी, और तकरीबन उन्होंने 16.5 अरब रुपए तीसरे ममालिक यानी चीन के अलावा यूएई, सिंगापुर इधर ट्रांसफर किया गया था कि ये पैसा सोलर पैनल्स के हवाले से जो है ट्रांसफर किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में 3 फाइंडिंग्स थी। एक ये कहा गया कि फिस्कल फ्रॉड एसोसिएटेड विद इंपोर्ट्स बाय फिजिकली नॉन एग्जिस्टेंट इंपोर्टर्स। ये बड़ी अहम बात है कि इंपोर्टर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, लेकिन उनके नाम पर कंपनीज और डमी कंपनीज के जरिए इंपोर्ट्स किए गए सोलर पैनल के। फिर फिस्कल फ्रॉड इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ dummy owners and the utilization of illicit funds to finance import that exceed the genuine financial worth of the propriety of the owners, misdeclaration of the value to transfer funds out of Pakistan through over invoicing, resulting in an astonishing amount of 69.5 billion rupees. So dummy companies, shell companies, laundering, हवाला हुंडी, तमाम अगर आप देखा जाए तो जो इलिसिट क्राइम्स होते हैं उनके जरिए पाकिस्तान से बाहर तकरीबन 70 अरब रुपए भेजे गए। वो 70 अरब की फिगर उन 2 कंपनीज की है, लेकिन अगर जो टोटल ऑडिट है उसके हिसाब से देखा जाए तो ये फिगर बहुत ज्यादा बनती है, और तवक्को है कि इस पर क्रैकडाउन अगर हो तो कानूनी पहलुओं के यानी क्रैकडाउन के अलावा स्ट्रक्चरल फ्लॉज भी इसमें दूर किए जाएं। 2 माहिर मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, टैक्स कवानीन के और माली उमूर पर गहरी नजर रखते हैं। हमारे साथ अजीज साहब हमारे साथ टैक्स उमूर के माहिर मौजूद हैं, दोनों को खुशामदीद कहते हैं। अजीज साहब, जिस तरह ये कहा है एस्टोनिशिंग का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था इस रिपोर्ट में, तो इज इट अजीज साहब? हाँ जी बिल्कुल, जो क्वांटम है उस लिहाज से तो मैं जो है ये बहुत हाई नंबर है, और इस लिहाज से कहूँगा, लेकिन ये कि मुझे इस लिहाज से हैरानी नहीं है कि जिस अंदाज से हमारा सारा का सारा निज़ाम का तारपौध है उसमें इस तरह फैसिलिटेशन के लिए बहुत सारे मेकनिज़म ऑटोमेटिकली क्रिएट किए गए हैं। मसलन सबसे पहला सवाल तो यही पूछा कि ये एग्जेम्पशन दी क्यों गई थी? इसलिए दी गई थी कि सस्ती जो रिन्यूएबल बिजली पैदा की जा सके। क्या उसकी रेगुलेशन एट द सेम टाइम करना ज़रूरी नहीं था कि इसका क्या मेकनिज़म होगा, पैसे कहाँ से जाएंगे, कौन कौन से बैंक के तहत ये लेके जाएंगे? आप 500 रुपये जमा कराने जाएं तो स्टेट बैंक वाले आपसे सवाल, बैंक वाले कल को आपने राइटली कहा कि जाते हैं, लेकिन ये इतने सारे पैसे पाकिस्तान से अगेंस्ट, मैं तो ये कहूँगा कि पता नहीं इतनी चीज़ें आई भी या नहीं आई, ये सारे के सारे बाहर इस अंदाज से मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ये सारा का सारा मेकनिज़म किया गया, क्योंकि हमारे पास अभी जितनी सारी है ये पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट में अगेन ये किसने किया? पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट, और इस ऑडिट की वेरासिटी में कर रहा, लेकिन इसमें साथ ये सवाल भी कि जब इतनी बड़ी सारी रकम जा रही है और उसके अगेंस्ट ना डिपार्टमेंट जो है कस्टम कुछ कर रहा है, ना लॉन्ड्रिंग के कानून के तहत कोई चीज़ हो रही है, तो ऐसे में इसका मतलब है कि सब अच्छा है। इसलिए इस सारी चीज़ की जिस वक्त ये क्रिएट किया जाना चाहिए था, इसकी ये रेगुलेशन होगी ताकि जहां हमारे मुल्क से पैसा जा रहा है वहां वो इक्विपमेंट की आगे कहीं इंस्टॉलेशन को। मैं खुद इस अंदाज की चीज़ों में रहा हूं, कस्टम वाले इवन फैक्ट्री लगने की आके 2-2 साल बाद जो है वो, चूँकि आपने मशीनरी इसकी एग्जाम्पल लॉ के तहत मंगवाई थी, तो अब हमें ये इंश्योर करना है कि ये उस मशीनरी की बुनियाद पे कहीं आए हैं, कहीं बिके हैं, कहीं इंस्टॉल हुए हैं, और अगर इतने सारे इंस्टॉल हो गए हैं तो फिर पाकिस्तान में बिजली तो बहुत सस्ती, क्योंकि उसमें सोलर रिन्यूएबल का बहुत अच्छा खासा सारा एलिमेंट होना चाहिए था। हम बेसिकली हमारे हैं उनमें बैठी हुई होती हैं कि ये सारे के सारी चीज़ें ना लोगों की एलसी भी खुल
आ रहा है सही। सो टू से, अजीज साहब, ये मुझे बताएं सर, ये जो आपने बताया सर, ये एक बड़ी वैल्यू स्ट्रिपिंग, अजीज साहब ये मुझे बताएगा कि ये गई है पाकिस्तान से, ये हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था नहीं और हमने $1 बिलियन 2017 में, तकरीबन 2019 $8 बिलियन, 22 में तकरीबन $2 बिलियन, 23 में तकरीबन $1 बिलियन, और ओवर द ईयर्स हम ये कहते हैं कि हमने तकरीबन $8 to 10 बिलियन मुल्क से बाहर भेज दिए हैं। उसके एवज हम कितना यहाँ पे आया हमारे पास, एंड वी डोंट हैव अ चेक एंड बैलेंस कि ये पैसा जो गया ये गया कैसे, कहाँ गया ये भी हमें नहीं पता, और आज 5 साल बाद हमें होश आ रहा है। तो ये मतलब ये हम ये कह रहे हैं इन एक्चुअल टर्म्स, ये हम कह रहे हैं जी। मैं ये कहता हूँ शायद हम 1940 की बातें कर रहे हैं। आज दुनिया, सारी की सारी दुनिया, उसकी फाइनेंस जो है वो इंटरकनेक्टेड है, और हर जगह जो है वो डॉक्यूमेंटेशन हो रही है। डॉक्यूमेंटेशन भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो रही है, जिसमें ना सी सेकेंडों मिनटों में से ही घंटों में सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। आज की चीज़ होना, मैं समझता हूँ कि ये किसी एक बंदे, एक अदारे का काम नहीं है, इसमें बहुत सारे अदारों में बैठे हुए लोगों। और इकराम उल हक साहब, आपने जिस तरह अजीज इशा साहब हाईलाइट कर रहे हैं कि अब तो बहुत सेंट्रलाइज्ड और बहुत ज़्यादा हम डिजिटल एक इकॉनमी में रह रहे हैं जहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो सकती हैं, लेकिन यहाँ सर ये ब्लूमबर्ग की एक लिस्ट है, दैट इज कॉल्ड ब्लूमबर्ग NEF PV मॉड्यूल टियर 1 लिस्ट मेथोडोलॉजी। आप अगर आपने भी देखी हो, ये 2020 में इन्होंने जारी की थी, जुलाई ने एक टीयरिंग सिस्टम बनाया था, और इसमें उन्होंने 16 सिस्टम के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बैंकेबिलिटी और उनकी जो ट्रांसपेरेंसी के हवाले से जो सप्लायर्स हैं रजिस्टर्ड, उनकी एक लिस्ट बना दी थी। तो हम क्या ये नहीं लागू कर सकते कि हम, ये लिस्ट है ब्लूमबर्ग की और इसी लिस्ट से हमें इंपोर्ट करना है, ताकि कम से कम हम रेगुलेट अभी तो नहीं कर रहे, तो कम से कम इस लिस्ट से हमें ये तो पता हो कि जो और जी बिल्कुल, जो बोना फाइडी है मैन्युफैक्चर सप्लाई की, वो तो पहली चीज होती है जिसको मद्देनजर, और अगर इसको मद्देनजर ना रखा जाए तो फिर ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि दरअसल ये ऑर्गेनाइज क्राइम का एक ऑपरेशन था, जिसमें मेरा ये अपना कि जो इलिसिट मनी थी, असल में उसको पाकिस्तान से बाहर जाकर एक बिजनेस की लेयरिंग करके फिर उसको दोबारा से आपको बिजनेस के अंदर को वाइटनिंग में शो करना था। चूंकि यहाँ एक सहूलत हासिल थी कि इस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, तो जाहिर है कि पहला तो बैंक ने ये अकाउंट कैसे खोला और ये कंपनीज रजिस्टर कैसे हुई, और जो आप फक्टिशियस कंपनीज रजिस्टर करते हैं उस पर पहले तो FBR, आपको पता है कि अगर आप कोई जेन्युइन चीज़ रजिस्टर करवाने चाहें सेल टैक्स में तो कितनी दिक्कत पेश आती है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान में एक बेहतरीन केस स्टडी होगी ऑर्गेनाइज क्राइम का, क्योंकि लॉ बड़ा क्लियर है कि अगर ऐसे कैश जमा हो तो सब को खुद ANF को भी इंफॉर्मेशन देनी थी। सेक्शन 37 जो है नारकोटिक्स का जो लॉ है इस वक्त, साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस का, उसका लॉ कि चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग ड्रग से ना भी हो, बट ऐसी ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करना बैंकों के लिए लाजिम है। अब अगर उनको वक्त पे ये बता दिया होता तो जो ट्रेड की लेयरिंग है और उसके बाद जो इंटीग्रेशन है उसको एक अच्छी एजेंसी देख लेती। अब अभी तक भी इसमें मैं हैरान हूँ कि ANF ने कोई रोल प्ले नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसी कंसाइनमेंट्स जो है वो क्लियर कर दी गई, जो कंसाइनमेंट्स दी ही नहीं, क्योंकि ये सही फरमाया अजीज निशीद साहब ने कि अगर इस तादाद में हमारे पास सोलर पैनल आए होते तो वो कैपेसिटी हमारे सामने आती। ये तो एक मुकम्मल तौर पर फक्टिशियस इंपोर्ट का सिलसिला किया गया, और ये अब से नहीं है। जिस आइटम में फ्री ड्यूटी कर देते हैं, जिसमें सेल टैक्स नहीं लगाते कस्टम, तो आपको ज्यादा विजिलेंट होना पड़ता है, क्योंकि उसी में तो फिर बहुत चांसेस होते हैं कि लोग यहाँ से मिसाल के तौर पर इनवॉइसिंग इंपोर्ट में की है, एक्सपोर्ट में भी की जाती है। इंपोर्ट में अगर ये जेन्युइन भी कोई लोन हो मिसाल के तौर पर, और मैं ओवर इनवॉइसिंग से मशीनरी 3 गुना प्राइस पे मंगवा लूँ, अरसा से पाकिस्तान में होता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जी डॉक्टर कामरान साहब, ये मुझे बताएं कि हम जो अजीज साहब ने पॉइंट रेज किया और आप भी कह रहे हैं, तो ये अगर इसका मतलब हमें ये नहीं पता कि उन शिपमेंट्स में क्या आया, और क्योंकि ये शिपमेंट्स जो अप्रैल 2014 से अप्रैल 2023 तक आई हैं, ये 12,24,560 है। पता कि 12 या 12.5 लाख शिपमेंट्स में
इन एक्चुअल क्या है, वी डोंट नो दिस। ये तो क्या ये क्यों हुआ है ऐसा, और सालों से हो रहा था, ये नहीं कि एक आध महीने हुआ है अगर तो। देखिए सारी अब जो दुनिया की पोर्ट्स हैं उसके ऊपर जो है वो स्कैनिंग होती है, और जैसे ही पूरे का पूरा जो है वो वहां से तो उसकी एक स्कैनिंग हो जाती है। ये पैसे भी मिले, मगर एफबीआर ने कभी कोशिश नहीं की कि सारी रिफॉर्म का दारोमदार आईआरएस में इधर उधर चीजें करने में लगा रहा, मगर उन्होंने वो इंस्टॉलमेंट की नहीं है जिससे ये पता चले कि इनबाउंड एंड आउटबाउंड जो हमारे हैं वो उसमें क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। अगर ये ऐसा कर लिया जाता तो फिर तो देख सकते थे, क्योंकि चीजें क्लियरेंस में चली जाती हैं। पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट में हम ये तो नहीं देख सकते कब एक्चुअली चीजें गई क्या थी। उन्होंने तो सिर्फ पार्टी के बिहेवियर से ये अंदाजा लगाया है टैक्स में इतनी वर्क थी, और फिर सबसे बड़ी बात कि ये फैक्टिशियस कंपनीज थी, यानी इन्होंने एक्चुअल कारोबार तो कोई किया ही नहीं, ये तो कंड्यूट थी, ये तो यूज हुई हैं ऑपरेशंस में। और मैंने देखी है रिपोर्ट भी इस सिलसिले में, पाकिस्तान के 3-4 मरतबा जो था वो FATF ने वार्न भी किया कि आपके यहाँ जो ट्रेड रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, मगर हम ग्रे लिस्ट से तो बाहर आ जाते हैं, मगर जब इन्फोर्समेंट की बात आती है तो फिर इस तरह के मामला जब सामने बड़ा नुकसान हुआ है। कितनी पाकिस्तान से जो है वो हमें इतना प्रेशर था इस वक्त हमारे पास। थोड़ा प्रोसेस भी समझाएगा। अगर 39 इंपोर्टर्स ऐसे थे जो सामने है साउथ की तरफ से, 39 इंपोर्टर्स ऐसे थे जिनकी नेटवर्थ वाज अराउंड 14.7 बिलियन रुपीस, और उनके जो इंपोर्ट ऑर्डर्स थे दैट वर अराउंड 201 बिलियन रुपीस, 201 अरब रुपए के थे। इंपोर्ट के वक्त या जो एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, क्या एफबीआर को उस वक्त चेक करना चाहिए, कस्टम को चेक करना चाहिए, कोरिलेट करना चाहिए इनका इनकम टैक्स रिटर्न्स को? हु शुड चेक दिस, और वह चाहिए चेक करने के? इकराम उल हक साहब, देखिए इनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन है नहीं, इस वक्त तक भी कस्टम्स और आईआरएस वाले आपस में डेटा शेयरिंग नहीं करते हैं। अच्छा। और शो ये नादरा से कैसे करें, हम रियल टाइम में कैसे, अपने दो जो विंग्स हैं उनके दरमियान तो इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं है कि जब कोई ऐसा इंपोर्ट का उनके साथ आए तो वो क्लियरेंस से पहले उसकी इनकम टैक्स में ये तो देख लें कि क्या उसकी बोनाफाइडी है। अब जब लकीर पीट रहे हैं, सांप निकल गया है, तो एक नहीं देखिए हजारों। और मुझे तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ जिस एरिया से हम ये कर रहे हैं वहाँ पे ड्रग्स प्रोसीड्स भी आती हैं, और अगर किसी ने अपनी ड्रग्स प्रोसीड को इस तरह लॉन्ड्रिंग के जरिए से उसको वाइट करने की कोशिश की तो और भी ज्यादा हमारे लिए अफसोसनाक बात है, और इसको बड़े तरीके से देखना चाहिए। और मैं अभी फिर कहूँगा कि रिपोर्ट नहीं भेजी बैंक ने या एफबीआर ने, तो ये उनके लॉ की भी वायलेशन है। अच्छा, एक ब्रेक के बाद हम इसमें मजीद गुफ्तगू करते हैं। आफ्टर दिस ब्रेक नाज़रीन, 3 मामला आपके सामने उठा रहे हैं। नहीं, आपने यहाँ तक तो सुना कि सेनेट का इजलास हुआ, स्टैंडिंग कमेटी ने मामला उठाया। हम आपके सामने जो एफबीआर ने एफआईआर दर्ज की, उसके बाद जो पीसीए का ऑडिट था, उस रिपोर्ट में क्या लिखा, और 201 अरब रुपए के ऑर्डर्स और उनका पेड अप कैपिटल नेटवर्थ जो थी वो 14.7 बिलियन थी, और कुछ अहम तफसीलात इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में एक और होशरुबा मामला आपके सामने रख रहे हैं। मामला सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में, और इससे बहुत माह पहले एफबीआर की ऑडिट रिपोर्ट में, और उससे भी बहुत माह पहले जब अलार्म बेल्स अपनी तरफ से पाकिस्तान से बाहर ट्रांसफर हुए थे, जब भी तकरीबन सामने आ गया था। और इस पूरी टाइमलाइन में जो डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन सामने आई है वो आपके सामने रख रहे हैं। सिर्फ सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट्स, एफआईआर और सब कुछ आया, उनकी तफसीलात की रोशनी में आपके सामने मामला उठा रहे हैं। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इट हैज इशूड अ फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग रिस्क, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। ये कुछ फ्रेमवर्क है, ये मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। इस फ्रेमवर्क के मुताबिक जो 4 अहम नुकात हैं, उसमें एक बात यह है कि रिसीट ऑफ पेमेंट्स बाय थर्ड पार्टीज दैट हैव नो अपैरेंट कनेक्शन विद द ट्रांजैक्शन। ये वो रेड फ्लैग्स हैं, जब ये ब्रीच हो तो एफएमयू एक्टिव हो जाता है, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट एक्टिव हो जाता है। तो जैसे थर्ड पार्टीज को पेमेंट जाए, यानी जिससे खरीदा गया उसके अलावा किसी को पेमेंट जाए, जो इस केस में गई,
यूज ऑफ फ्रंट और शेल कंपनीज फॉर द पर्पस ऑफ हाइडिंग द ट्रू पार्टीज इन्वॉल्व, ये भी यहां पर हुआ। ट्रांसमिशन ऑफ गुड्स थ्रू वन और मोर कंट्रीज जुरिस्डिक्शन फॉर नो अपैरेंट इकोनॉमिक और लॉजिकल रीजन, और उसके अलावा ओवर प्राइसिंग ऑफ गुड्स, जो इसमें 40 अरब रुपए की गुड्स यहां दिखाई गई और इंपोर्ट में तकरीबन 72 अरब रुपए की दिखाई गई, एडवांस पेमेंट वाउचर्स एंड द नॉन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स। और यहां पर यही नहीं, ये तो हुई ब्रीच, बस अरब यहां से गए उस वक्त भी किसी ने कुछ नहीं कहा, और 14 अरब रुपए की कैश ट्रांजैक्शन इनके बैंक में हुई, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के कैश जमा कराए गए, उस वक्त भी कोई एक्टिव या रेड फ्लैग्स होने के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट मार्क क्राइटेरिया होता है। आप कोई भी छोटी से छोटी पेमेंट करें, आप जानते हैं बैंक में 5 लाख से ऊपर पेमेंट होती है तो केवाईसी क्या, बैंक आपको जब तक आप क्लियर नहीं करते, जब तक वो पैसा आप ना निकाल सकते हैं ना जमा करा सकते हैं। लेकिन ये सूरत हाल, अनलेस आपका अपना अकाउंट ये सेल्फ चेक ना हो, तो ये अजीज साहब ये तो एक फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क धज्जियां उड़ा दी गई, क्यों उड़ाई गई और कैसे उड़ाई गई अजीज साहब? मैं समझता हूँ हमारा ये एक जो है ना मुआशरे का मसला है कि हम कवानीन बनाते रहते हैं और वो बहुत तेज़ी से बनाते रहते हैं। दुनिया के बेहतरीन कवानीन, रेगुलेशंस, ये उन्हें सारी चीज़ों को जो है स्टैट्यूट बुक पे तो हम ले आते हैं, ना उसे प्रैक्टिस करते हैं, ना जो दुनिया ने बेस्ट प्रैक्टिसेस के ज़रिए उससे लेसन लिए होते हैं, ना हम वो लर्न करते हैं। अब आप ये देखिए कि स्टेट बैंक ऑफ हैं वो खुद इस अंदाज से की कि वो रेगुलेटर भी ऊपर से बैठा, वो जो पाकिस्तान में अच्छे रेगुलेटर्स में से समझा जाता है, वो भी उसने भी कुछ नहीं किया। अब जब जैसे इकराम साहब ने कहा कि सांप गुजर गया है, तो अब क्या मिलेगा, सांप क्या गुजर गया, बल्कि अब तो लकीर भी मिट चुकी है। अब तो कहीं से कोई एविडेंस, कोई दूसरी चीज़ होगी, तो अगर आप किसी को प्रोसिक्यूट भी कोई कल करना चाहे ईमानदारी से, तो प्रोसिक्यूशन की तमाम आपको डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिल सकनी क्योंकि एविडेंस नहीं है। तो हम यही कि हम चीज़ बना लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, और इम्प्लीमेंट करने के बाद एक ज़िंदा बॉडी की हैसियत से हम कौन नहीं रही, कहाँ इस सारे सिस्टम में थोड़ी कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत है, मज़ीद एफिशिएंसी लाने की ज़रूरत है, और ये बड़े बड़े लूप होल्स हैं, हमें इन्हें कवर करने की ज़रूरत है। अब बिलियंस ऑफ रुपीज़ पाकिस्तान से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर के ज़रिए हो रहे हैं, और किसी के कान पे जूं भी नहीं रेंग रही। जस्ट इतना सारा हुआ जिसे मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि इवन पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट में कम से कम ये चीज़ हाईलाइट तो हुई, किसी ने देखी तो सही, जिसकी वजह से आज भी हम बैठे इस पे बात कर रहे हैं। लेकिन ये रियल टाइम इस पे बहुत दौर में हो सकती हैं आज की टेक्नोलॉजी के साथ, और उन्हें किया जाना चाहिए। और गुजरे हुए सांप की लकीर पीटने से सबक तो ज़रूर सीखा जा सकता है, मजीद करना कुछ बहुत। लेकिन अजीज साहब, क्या हमने सबक सीखा है? क्योंकि ये जो ऑडिट हुआ है अक्टूबर 2022 में, उसके बाद दिसंबर में 13,000 शिपमेंट्स आए हैं, जनवरी में 15,000 आए हैं, फरवरी में 11,000, तकरीबन 12,000। तो क्या ये रुक गया, दरवाजा बंद हो गया, या स्टिल ये लीकेजेस जारी रहे उसके बाद भी? क्या हुआ है अजीज साहब? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये सारे स्टेक होल्डर्स अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। जब तक उन्हें वहाँ से रिमूव करके, और रिमूव भी इस अंदाज से कि उन्हें एग्जाम्पलरी सज़ा के साथ ना रिमूव किया जाए, तो उस वक्त आज मैं चोरी कर रहा हूँ, कल को दूसरा कर रहा होगा, परसों को तीसरा कर रहा होगा, तो ये इस अंदाज से ये बड़े बाकायदा निज़ाम के तहत, तो इसके लिए जो है फौरी तौर पे आज की टेक्नोलॉजी के साथ अगर सेम डे नहीं तो चंद दिनों में ही इस तरह की बहुत सारी चीज़ आपका जो है, जैसे ये रेड फ्लैग है तो उस पर ब्लिप आ जाएगा आपके सिस्टम पे भी कि अगर आपने कोई इफेक्टिव सिस्टम बनाया हुआ कि ये वाली चीज़ हुई है, इस पर ज़रा वो जो है चोर जो जहाँ चौकीदार होता है और जागता हुआ चौकीदार होता है, चोर उस घर में नहीं आता, चोर उसी घर में जाता है जहाँ कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं होता। हमें अपने इस मुल्क की, अपने घर की इस चोरी पे पहले ही सीरियस हो जाना चाहिए था, और
वरना आज हमें इसके तमाम जितने लूप होल्स हैं उन्हें प्लग करने का, इफेक्टिवली प्लग करने का इंतजाम करना चाहिए। और इकराम उल हक साहब, ये जो ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रेमवर्क है, रिस्क आपका जो फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजिंग रिस्क, जो मैंने पढ़ के सुनाया था, इनमें रेड फ्लैग्स थे, ये रेड फ्लैग्स ब्रीच हुए इस केस में। तो ये ना सिर्फ रेड फ्लैग्स ब्रीच हुए, क्यों हुए, इस पर अजीज साहब बात कर रहे थे, लेकिन इसकी इंप्लीकेशंस क्या हैं और क्या इसकी ग्लोबल इंप्लीकेशंस भी हो सकती है पाकिस्तान की फैटफ और दीगर मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन या रेगुलेटरी बॉडी के साथ? इकराम उल हक साहब जी, यकीनी तौर पर सबसे पहले ये मामला देखना चाहिए कि क्या बैंक जिसने ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बाईपास किया है जी, उस बैंक की कनाइवेंस के बगैर तो ये काम हो नहीं सकता था। रेगुलेटर ने अभी तक बैंक के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया है। अब ये एफबीआर ने जो पोस्ट ऑडिट के बाद मामला उठाया, एफआईआर दर्ज करवाई है, वो तो एक रूटीन की बात है। एफआईआर तो दर्ज करवानी थी क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के सामने भी ये मामला था। ये अखबारों में आपको याद है कि जून से जब 2022 से बहुत ज्यादा हाईलाइट होना शुरू हुआ, तो फिर जाहिर है मैं इस पे 3 बातें आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि हमें इससे एक पता चलता है कि पाकिस्तान में एक अनहोली अलायंस है जो लॉ मेकर्स हैं, जो लॉ ब्रेकर्स जो हैं उनके दरमियान, और उसकी वजह से ये सारा काम होता है। अब ये लॉ मेकर्स भी इसमें इन्वॉल्व है। मैं इसलिए कह रहा हूँ लॉ मेकर्स इसमें इन्वॉल्व है कि ये जो सब बॉडी रेट लेजिस्लेशन स्टेट बैंक करता है इन मामलात में, तो वो फिर क्यों नहीं उन बैंकों के खिलाफ हैवी पेनल्टीज रखता और उनको बंद करने का सोचता, जो पूरी दुनिया में हमारी बदनामी का बायस है। अब एक तरफ तो हमें आम लोगों को बैंक इतना तंग करता है कि हमारी जो बोनाफाइडी ट्रांजैक्शंस इन बाउंड आउट बाउंड है उसके ऊपर बेजा और बेहुदा सवालात जारी रहते हैं, जिसका नुकसान आम लोगों को होता है कि वो अपनी रूटीन की जरूरियात जो है वो भी नहीं, और तजारत भी नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ जो माफिया के ऑपरेशन हैं, और ये मैं आपको करूं कि इस ऑपरेशन में जाए तो इसमें आपको ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम की सारी कड़ियां मिलेंगी, क्योंकि ये ऐसे नहीं हुआ कि सिंगापुर और यूएई में पैसा चला गया और चाइना से माल आया। इसमें बड़ी एहतियात से और बड़ी तरीके से लेयरिंग की गई है। मगर जब मुल्क में इंपोर्ट के ऊपर जनरल बैन लगा हुआ था, तो आप इतनी बड़ी जो है क्वांटिटी में ये चीजें इंपोर्ट और आंखें बंद करके आप ये भी नहीं देख रहे थे कि जो इंपोर्टेड माल आ रहा है उसका कहीं कोई रिकॉर्ड रखा गया है कि वो किसने लिया, उसका खरीदार कौन था, लेकिन क्या सर कैश ट्रांजैक्शंस की जब बात करें कि ऑर्गेनाइज क्राइम में 47 अरब रुपए की कैश ट्रांजैक्शंस हैं वो जो 44 इंपोर्टर्स आइडेंटिफाई पीसीए के ऑडिट में हुए थे। तो 47 अरब रुपए अगर कोई कैश डिपॉजिट या विड्रॉल्स हो रहे थे, तो ये तो आपको नहीं लगता कि बैंक्स में भी अगर मुबैना तौर पे थे मुलविस, जो अपैरेंटली रिपोर्ट में लिखा है, तो मामला था ये, और बहुत ऊपर से मामला चला कि हम 47 अरब रुपए कोई आम लेवल के लोग तो नहीं हो सकती कि ट्रांजैक्शंस हो जाए, नहीं कर सकते जी। देखिए एक तो इतनी और वो भी हमने ये आप ये ध्यान में रखे ओवर द फ्यू मंथ्स हमने देखा है पास्ट फ्यू मंथ्स बैंक्स के पास खुद कैश लिक्विडिटी बहुत मसले रहे हैं इस दौरान। जी, ये मेरे ख्याल में डॉलर भी उन्होंने खुद अरेंज करके दिए होंगे इस कंपनी में, क्योंकि ये कंपनी फिक्टिशियस और इसके पास भी बहुत इलिसिट पैसा था जो ना सिर्फ पाकिस्तानी था बल्कि डॉलर भी मार्केट से इन्होंने ही अरेंज किए होंगे। मगर हैरत की बात यह है कि ना नजर आ रही है ना रिपोर्टिंग टू जो है मनी, जो जाहिर है कि फॉरेन एक्सचेंज की भी तो रिपोर्टिंग होती है बैंक के जरिए स्टेट बैंक को। स्टेट बैंक क्या कर रहा था जब इतनी अमाउंट पाकिस्तान से आउटवर्ड जा रही थी और इतना हमारा करंच था, तो उन्होंने क्यों नहीं इसके ऊपर फौरी कार्रवाई की। अब 2 साल बाद हम इसको बैठकर मैं और निश्चित साहब इसके ताने बाने जोड़ रहे हैं, तो उस वक्त आपके पास इतनी एजेंसीज थी, किसी ने इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं किया। और अभी तक आप देखिए कि जो अरेस्ट के मामलात हैं, पहले तो ये 2 कंपनियां रजिस्टर करवाने लगे लोग, कहीं ना कहीं तो उन्होंने अपने CNIC यूज किए होंगे, कौन डायरेक्टर हैं इसके, किन कंपनियों के नाम है उसके बारे में मुकम्मल, और एफआईआर भी मैंने पढ़ी है, वो भी इतनी इकराम साहब ये बताइए, एफआईआर काफी फॉल्टी है। अच्छा इकराम साहब, जो इसमें जो आप कह रहे हैं ना कि इंपोर्ट कर कौन रहा है, अगर उसका जैसे मैं जून 2023 का ब्रेकअप दे रहा था तो वहां पर देखा कि जो शिपमेंट्स थे वो 32% तो मैन्युफैक्चरर्स थे, 68% ट्रेडर्स या थर्ड पार्टीज थी मोस्टली, जिनके बारे में बाकायदा BR रिसर्च के जो हेड है अली खजर उन्होंने लिखा था कि मोस्टली काउंटरफीट एंड अगेंस्ट डिफर्ड पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स विद हवाला ट्रांसफर्स। तो ये जो इसका इस ब्रेकअप का मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट 68% वर बाय ट्रेडर्स एंड थर्ड पार्टीज, तो उसका मतलब ये 68% यहां पर कुछ गड़बड़ थी जो लोग इंपोर्ट कर रहे थे। नहीं, अपनी लेटर बॉक्स कंपनीज बाहर बनाई जाती है। देखिए ये लेयरिंग करने का तरीका आसान है, मैन्युफैक्चरिंग से जो आया वो तो एस्टैब्लिश है। बाहर आप अपनी कंपनीज बना लें, वहां दिखा दें कि जी हमने ये माल वहां से सप्लाई का, अब हमें क्या पता ईंटें भर के बेच दी हो,
वहां से, क्योंकि असल मसला तो पैसे की लेनिंग करना और बाहर भेजना था, ना आगे पाकिस्तान में सोलर पैनल मंगवा के लगवाना था। अगर ये मसला होता तो फिर तो हमें क्लियरली सोलर पैनल कहीं लगे हुए नजर आते। ये तो सारा फैक्टिशियस ट्रांजैक्शंस थी, और बाहर से जो माल भी आया वो मैं आपको 100% गारंटी पे कहता हूं कि वो उसमें कोई सोलर पैनल नहीं तो होगा। सर इसका मतलब तो सिर्फ खानापुरी के इकराम से इसका मतलब 70% तक ही इसी तरह आया ट्रेडर्स के जरिए। इसका मतलब 70% इसमें काउंटरफीट है, जाली है, और सिर्फ 30% जेन्युइन इंपोर्ट हुआ है, बाकी 70% तो यही हुआ है अगर देखा जाए तो मंथ वाइज ब्रेकअप। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल वाज़ेह साफ नजर आ रहा है। इसके अलावा इसकी कोई और जस्टिफिकेशन और कोई और तौजीह पेश नहीं की जा सकती। तो इसका दौरान अगर तकरीबन 10 अरब डॉलर के इंपोर्ट्स हुए तो ऑलमोस्ट 70% तो वो वाज फिक्शियस, और तकरीबन 30% वाज जेन्युइन ओनली। ये हम कह सकते हैं बड़े आराम से। जी, इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि अमेरिकन फ्री दे रहे थे हमें कि हम आपके ये जो स्कैनिंग का इक्विपमेंट है वो फ्री लगवाने को तैयार हैं, क्योंकि वो भी बहुत तंग थे। यूरोप बहुत तंग था कि यहाँ से कई ऐसी कंसाइनमेंट, मार्किंग तो कुछ और होती है, अंदर से ड्रग्स निकलती हैं, जब हम उसकी स्कैनिंग नहीं करते। क्योंकि देखिए इतनी बड़ी तादाद में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स को तो आप फिजिकली चेक नहीं कर सकते ना एक एक कंटेनर को, वहां तो हजारों कंटेनर रोज जाने होते हैं। तो जब वो हमें फ्री में ये इक्विपमेंट दे रहे हैं, हम क्यों नहीं लगवाते? इसी से पता चलता है कि ऑर्गेनाइज क्राइम जब होता है तो वहां फिर मैं अर्ज कर रहा था कि जो लॉ ब्रेकर्स हैं, लॉ ब्रेकर्स हैं, ये सारे के सारे मिल जाते हैं और नहीं चाहते कि ऐसी इक्विपमेंट लगाया जाए जिससे हम उसका रिकॉर्ड रख सकें कि आफ्टर ऑल पाकिस्तान में क्या इंपोर्ट हुआ, क्या एक्सपोर्ट हुआ। और ये आजकल कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, और वो फ्री देने को तैयार है, आज भी वो तैयार है देने को। लेकिन आप देखिए कि FBR के अहकाम कभी भी ये इसके बारे में बहुत लिखा भी गया है कि जब वो स्कैनिंग का आपको देना चाहते हैं इक्विपमेंट तो आप क्यों नहीं इंस्टॉल करना चाहते, इसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। अच्छा, और अजीज साहब आपको लगता है कि हमें जो हमने जो फैसिलिटेट करने के लिए कस्टम ड्यूटीज और सेल्स टैक्स में एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं, क्या अब वो वापस ले लेनी चाहिए, या टैक्स लॉज में अमेंडमेंट्स करनी चाहिए, या हमें किस तरह से, अभी आपने इस तरह कहा कि वो लकीर भी गई, सांप भी गया, लेकिन आगे के लिए क्या रिफॉर्म्स करने चाहिए टैक्स स्ट्रक्चर में अजीज साहब? मैं समझता हूँ आज जो सूरत हाल है, जिस अंदाज से रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, हाइडल हो, सोलर हो, विंड हो, उन सब की ज़रूरत है। इसमें ये चीज़ एग्जेम्पशन जब तक इसको मैं नहीं पूरी तरह देखता नहीं है कितनी इफ़ेक्टिव है कितनी नहीं है, मैं खामखा कोई मशवरा देने के काबिल नहीं हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, असल में कोई कानून बना देना, उसे लॉ बुक पे रख देना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसका इन्फोर्स करना बहुत ज़रूरी है, और उसे इन लेटर एंड स्पिरिट इन्फोर्स करना। ये अगर देखा जाए, मतलब उस वक्त भी अगर हम देखें कि उसकी जो ऑब्जेक्ट उस अमेंडमेंट का होगा वो यही होगा कि पाकिस्तान में रिन्यूएबल एनर्जी के ज़्यादा जो है उसे प्रमोट करने के लिए किया गया है। तो क्या वो उस चीज़ को इन्फोर्स करने के लिए जो भी कंसर्न महकमे थे, बैंक्स थे, कस्टम था, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड या बाकी लोग जो इलेक्ट्रिसिटी, कि क्या ये इतनी सारी चीज़ों की, और जब ये एक इतने बल्क में आ भी रही थी चीज़ें एटलीस्ट ऑन पेपर, तो उस वक्त भी इवन महकमा शुमारियात को जो है स्टैटिस्टिक डिवीजन को ये हो जाना चाहिए था कि ये चीज़ कहाँ आ रही है, कहाँ क्यों आ रही है इतनी सारी, क्या हमारे पास इसकी कंजम्पशन की इतनी सारी कैपेसिटी भी है, और ये कौन, तो कोई ना कोई तो इस सारे, अगर इसमें कोई एक जो है कॉम्प्रिहेंसिव एनफोर्समेंट मैकेनिज्म बना हुआ होता तो एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा इसे पॉइंट आउट करता और ये चीज़ टाइमली पकड़ी जाती। अब जो है, मैं नहीं कहूँगा कि हमें ये एग्जेम्पशन वापस नहीं लेनी चाहिए। रिएक्शन जो है ये ठीक नहीं है। और इकरामुल्लाह साहब आप समझते हैं, क्योंकि हमने सेल्स टैक्स एक्ट में इनको एग्जेम्पशन दी हुई है, कस्टम्स में हमने दी हुई है, बहुत से इनको दी हुई एग्जेम्पशंस, तो अभी जैसे अजीज साहब कह रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी हमें चाहिए, और हमें जो हमारा टारगेट भी 2030 का अराउंड 30% ऑफ एनर्जी मिक्स, तो वी शुड गो विद दिस, या हमें रुकना चाहिए अभी दोबारा नए सिरे से आना चाहिए थोड़ा अमेंडमेंट्स के बाद? इकराम साहब देखिए, ये तो खैर एक आइटम है जिसकी एग्जाम्पशन की हमारे आ गई। बहुत सी आइटम जो एग्जाम्पशन है वहाँ यही काम ओवर इनवॉइसिंग का और पैसे अपने बाहर भेजने का, ये सी हमारे एक्सपोर्ट में भी होता है, ओवर स्टेट करके अपने डॉलर बाहर। ये सही अभी अजीज मिस्टर साहब फरमा रहे थे कि लॉस भी मौजूद हैं, उसमें आप थोड़ी बहुत चेंज भी, लेकिन इन्फोर्समेंट बहुत पुअर इस लिहाज से बूझ कर मैं अर्ज कर रहा था कि जहां माफिया लाइक ऑपरेशंस होते हैं, फिर वहां पे तो ये बात बिल्कुल क्लियर है ना कि जो भी लॉ ब्रेकर होगा वो पहले लॉ इन्फोर्सर्स के साथ हाथ मिलाएगा।
अगर ये हाथ ना मिलाए होते तो आप मुझे बताइए कि मुसलसल जब इतनी बड़ी तादाद में पोर्ट के ऊपर ये माल आ रहा था तो किसी ने ये तो सोचा होगा। अब वहां तो सॉफ्टवेयर कि जो भी सस्पिशियस कंपनीज होती हैं वो डेटाबेस से फौरन के नाम आ जाते हैं। तो आप देख लीजिए न्यूजीलैंड में देख लीजिए, जद्दा में देख लीजिए, उन्होंने बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर थी कि वहाँ एक पाकिस्तानी ने ही ये लगा के दिए हैं, और वो जो बाहर एक बहुत नौजवान से लड़के जो पढ़ते हैं उन्होंने पूरी दुनिया की ट्रेड के अंदर से सारी ये इन्फॉर्मेशन निकाल के जैसे ही उस पैरामीटर के बाद कोई सप्लाई आती है तो रेड अलर्ट आ जाता है कि जी ये पार्टी दुनिया में बोनाफाइडी नहीं, ना ये काम करती है, अच्छा। ना इस फील्ड में है। अब वो फौरी तौर के ऊपर कस्टम वाले जो हैं वो अलर्ट हो जाते हैं और उसी कंसाइनमेंट को खोलते हैं जिसका रेड फ्लैग आया होता है, क्योंकि एक बड़ा डेटाबेस दुनिया में मौजूद है कि आफ्टर ऑल ये पैनल सप्लाई करने वाले सोलर कौन है। एक तो मैं अर्ज करूं कि अपने सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग ब्लूमबर्ग की एनईएफ लिस्ट भी थी जैसे इकराम साहब, उसमें भी हम देख रहे हैं कि टियर 1 के सारे रजिस्टर्ड लिखे हुए नाम सारे। जी हाँ, तो ये सारी चीजें तो अवेलेबल हैं। हम ना अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सोलर की जो इंडिया ने बिल्ड की वो बनाने की कोशिश की, इंपोर्ट में हमने मनी लॉन्ड्रिंग शुरू कर दी। सो हर चीज यहाँ एक स्कैंडल क्यों बन जाती है। अब इसमें अगर बड़े बड़े नाम शामिल ना हो, मैं उसमें पॉलिटिकल पैटर्नेज की भी बात करूंगा, आप एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों के बड़े बड़े लोग इसमें शुमार ना हो तो ये ऐसा ना होता कि ये लोग बच के निकल जाते। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर इसकी रिपोर्टिंग एएनएफ को की जाती तो एएनएफ एक ऑर्गेनाइज्ड एजेंसी है जो इस तरह के मामला को देखती है और वो बेहतर तौर पे इस पे देखते और फिर जिनमें कनाइवेंस होती है उनको एक्सपोज करते। अभी तो ये पेपर वर्क करके इसको कवर अप करने की डील हो रही है कि चलिए जी हो गया, हमने एफआईआर कर दी जी, हमने पोस्ट ऑर्डर क्लियरेंस कर दी। पोस्ट ऑर्डर लेकिन इकराम साहब एक खबर ये भी आई बीच में कि जब पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट हुआ तो उसके बाद नैब ने इसको टेकअप किया और अब खैर नैब बीच में मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स नैब में आ गए, नैब का काम भी रुक गया तकरीबन, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी सब चीजें एक स्टॉप हो गई थी। अब दोबारा नैब एक्टिव हुआ तो क्या, क्योंकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी लग रही है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन जो उसकी खिलाफ वर्जी भी हुई है, क्योंकि तीसरा जो फ्रेमवर्क है स्टेट बैंक का उसकी खिलाफ वर्जी भी हुई है, फिर एफबीआर के अपने लॉज की खिलाफ वर्जी हुई है, इनकम टैक्स लॉज की खिलाफ वर्जी हुई है। तो दिस इज अ परफेक्ट केस फॉर नैब टू टेक अप और इसको मेन स्ट्रीम में आना चाहिए इस केस को मेगा स्कैम्स के तौर जी। मेरी राय तो ये है कि एक टास्क फोर्स होनी चाहिए जिसमें जो 4-5, क्योंकि देखिए ये कोऑर्डिनेशन का काम होता है, ये पता नहीं है कि इलिसिट जो फंड्स हैं उसकी असल सोच क्या है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप इसमें एफआईए के भी तो पब्लिक ऑफिस से रिलेटेड क्राइम को पकड़ते हैं वो भी इनसे नहीं पकड़े जाते हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ जब तक आप एक टास्क फोर्स नहीं बनाएंगे जिसमें एफआईए हो, जिसमें एएनएफ हो, जिसमें ये सारे मिलकर एक टास्क फोर्स बनाए ताकि जब भी कोई ऐसी वारदात हो तो टास्क फोर्स फौरी तौर पर अपने अपने लॉ के मुताबिक अपने अपने कनेक्शंस के मुताबिक उसको देखे। क्योंकि बात अफसोस की यह है कि अभी तक जो जाली कंपनियों के मालिकान है उनका दूर दूर तक कोई नामो निशान हमें नजर नहीं आ रहा है। Exactly. और गायब हो गए तो ये एफआईआर तो फिर बेनाम रहेगी ना। तो एक तो बेनामी का लॉ बनाकर हमसे वो नहीं इंप्लीमेंट होता, मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ हमसे इंप्लीमेंट नहीं होता। जब तक टास्क फोर्स नहीं बनेगी और उसमें और वो मुसलसल अपने आप को अप टू डेट नहीं रखेंगे और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये इस तरह की क्राइम्स होते रहेंगे। और ये 201 अरब रुपए साहब 201 अरब रुपए के अजीज मंगाए सोलर पैनल और 14 अरब रुपए का इनका जो टोटल नेटवर्थ थी और 39 इंपोर्टर्स थे जो पीसी ऑडिट रिपोर्ट में हाईलाइट हुए। लेकिन हमें नहीं पता कि ये इंपोर्टर्स कितने हैं। जिस तरह इकराम साहब कह रहे हैं हमने एक बड़ी लूज सी एफआईआर दर्ज कर दी है, दीगर कोई भी अब हम ये आप जिस तरह कह रहे हैं कि सांप भी नहीं लकीर भी नहीं, तो ये हम समझे कि गया चैप्टर क्लोज। आपको लगता है कि नैब या कुछ कर सकता है इस मामले का? मेरा नहीं ख्याल कि इसमें इतनी सारी देर के बाद कमिटमेंट, एक्सपर्टीज़, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये तमाम चीज़ें जिस अंदाज से हमारे यहाँ यूज़ की जाता नहीं है कि इसमें हमें कोई रिकवरी या कम अज़ कम कोई मुजरिम पकड़े जाएंगे। ये ज़रूर हो एक जीती जागती कौम की हैसियत से, अदारे की हैसियत से इससे सबक सीखे जाएं और जहाँ जहाँ लूप होल्स हों उन्हें प्लग करने का और इफ़ेक्टिवली प्लग करने का मेकनिज़म क्रिएट कर दिया जाए। लेकिन ये जो कुछ हो चुका है इसके पीछे जाना बिल्कुल एक डिटेरेंस के लिए तो ज़रूर पीछे जाना चाहिए, स्टेट का काम है। लेकिन उसमें से कुछ हासिल होगा मैं नहीं, लेकिन जितने पावरफुल लोग लेकिन अजीज साहब कम से कम ये तो हो कि पे बैठे हुए होंगे। लेकिन सर
ये बताएं कि अभी अगर ये 200 बिलियन के अगर ऑर्डर्स कोई कंपनी प्लेस कर रही है जिसका पेड अप कैपिटल ही 14 बिलियन का है, तो एट द स्टेज ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर उसी पॉइंट पे कौन रोके, कौन सा इदारा? ये सबसे पहले तो उसके बैंक को और बैंक के रेगुलेटर को देखना है। अच्छा, कलेक्टिव 14 बिलियन है, चलो एक तो एक कंपनी वो हो 14 बिलियन की, तो फिर समझ यहाँ जो है वो छोटी छोटी कंपनियां हैं बेनाम, जिनके आज भी हमारे पास उनके पीछे जो कैरेक्टर्स जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका नाम तक नहीं पता। तो ऐसे में इसलिए ये सबसे पहले जो है किसी भी FBR वगैरह से सबसे पहले बैंक जिनके थ्रू ये ऑर्डर गए, LCs खुली या मनी ट्रांसफ़र हुई, और उनका जो रेगुलेटर स्टेट बैंक है वो, और इसके साथ साथ जो है दोनों ही महकमे, दोनों के पास इंटेलिजेंस है FBR में, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो या तो इंटेलिजेंस वेल इक्विप्ड नहीं है या फिर उसका यूज़ नहीं हो रहा। उसका यूज़ करना होगा ताकि इस अंदाज के जो है, ये मैं समझता हूँ वैल्यू स्ट्रिपिंग है। आपके घर में से आपके कुएं निकाल के बाहर फेंका जा रहा है और आपको पता ही नहीं है कि हमारी ये वैल्यूएबल चीज़ मुल्क से बाहर जा रही है। और फिर इससे हवाला, हुंडी और सब कुछ चल रहा है, ग्रे मार्केट, फिर ऑफ मार्केट छूट, ये सब कुछ होता है। मैं इकराम साहब बहुत शुक्रिया आपका अदा करूंगा, और अजीज निस्टर साहब आप दोनों ने वक्त दिया और इस पर बात की मुफस्सल। इस ब्रेक के बाद समराइज करेंगे नाज़रीन इस सारी गुफ्तगू को, हमारे साथ रहो। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में तफसीलन आपके सामने कुछ अहम हक़ाइक़ रखे। इन हक़ाइक़ पाकिस्तान में साल 2017 से 2022 तक तकरीबन 8 से 9 अरब डॉलर्स के इंपोर्ट सोलर पैनल्स हुए। खासतौर पे माली साल 2022 में जब तकरीबन 2 अरब डॉलर के, 2023 में गिरकर 1 अरब डॉलर के हो गए। और इंपोर्ट्स में जो इंपोर्ट कर रहे थे उनका ब्रेकअप, इंपोर्ट कितने शिपमेंट्स हुए, ये तफसीलात PCA यानी पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट में क्या आया, पहले नैब क्या कर रहा था, और जो एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग जो रेगुलेशंस हैं उनकी किस तरह खिलाफ वर्जी हुई, स्टेट बैंक का अपना फ्रेमवर्क जो रिस्क के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग का उसकी किस तरह धज्जियां उड़ाई गई, ये सारी तक FIR दर्ज हो चुकी हैं। लेकिन सवाल अभी बहुत से बाकी हैं। क्या ये लूप होल्स या स्ट्रक्चरल फ्लॉज दूर हो जाएंगे, और क्या कड़ी अकाउंटेबिलिटी के साथ आपको छोड़ के जा रहे हैं? फीडबैक जरूर जगह देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।